सो जाओ। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम मेन रूप से बात करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हो। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें जिस इक्वेशन में, इक्वेशन तो समझते हो ना आप, इक्वेशन में क्या होता है? इक्वेशन में बस सिंपल मान लो जैसे x+5 = 10। ठीक है, ये एक इक्वेशन है, यानी जिसमें बराबरी दिखाई गई हो। ठीक है, जिसमें हमें इक्वलिटी दिखाई गई हो, वही इक्वेशन होता है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पूरा एक टर्म है, ये इसके इक्वल हो जाएगा, हम इसको इक्वेशन बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन होती है। और लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 होती है। कई तरह की इक्वेशन होती है, कई बार आप इसको देखोगे अगले चैप्टर में कि ये x+5x+6 = 0। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 हो गई है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। लीनियर का मतलब 1। जिस इक्वेशन की पावर 1 होगी हम उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या? वेरिएबल हमें दो तरह के देखने को मिलेंगे। एक हमें देखने को मिलेगा x, एक हमें देखने को मिलेगा y। ठीक है, ये आपके वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स आप समझते हो, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। दो वेरिएबल आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, x एंड y। अब x एंड y, a b, कोई भी वेरिएबल्स आप ले सकते हो, c d जो भी। लेकिन जब हम बात करेंगे पेयर की, पेयर मतलब एक इक्वेशन ये हो जाएगी आपकी, ये फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी आपकी ये इक्वेशन हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हमें जोड़े पढ़ने पड़ेंगे। एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं, हमको जोड़े पढ़ने हैं। ठीक है, पेयर पढ़ने हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे x एंड y है, तो दूसरे में भी x एंड y ही होगा। यहाँ पे a भी नहीं ले सकते, हमेशा आपको पेयर में ही लेना पड़ेगा, जोड़े में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप सॉल्व कर पाओगे, इसके अलावा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब हम जब x एंड y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, तो इसके कई सारे मेथड हैं। ठीक है, वो आगे हम चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं सोल्यूशन यानी हल की। हल की, ठीक है, हल की क्या क्या सोल्यूशंस निकल सकते हैं, कैसे कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी इसमें अमेजिंग ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सोल्यूशंस दो टाइप के होंगे आपके, पहला कंसिस्टेंट, दूसरा इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है? ऐसी इक्वेशन, ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन जिसमें जिसके कम से कम एक या कई सारे सोल्यूशंस हो। मान लो इन्फिनिटी, या तो एक सोल्यूशन हो या तो कई सारे सोल्यूशन हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ओ, इसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। या तो आपका एक सोल्यूशन निकलेगा पेयर का पूरे का, या तो आपके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक सोल्यूशंस, या तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। अब आप इक्वेशन देख के कैसे पता लगाओगे, उसी के ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? नो सॉल्यूशन, जिसके एक भी सॉल्यूशन ना हो। इनको अलग नाम से भी बुलाया जाता है, जैसे इनकंसिस्टेंट को आप इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो। ठीक है, अलग नाम आया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इंडिपेंडेंट भी कह सकते हो। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को आप डिपेंडेंट भी कह सकते हो। ठीक है, क्यों कहते हैं डिपेंडेंट मैं बताऊंगा, डिपेंडेंट भी कह सकते हो। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। ठीक है, सॉल्यूशंस आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, कैसे आप समझोगे।
ठीक है। सॉल्यूशंस ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया यूनिक, आपका कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट में ही बात हो रही है अभी। एक आपका कंसिस्टेंट, एक आपका नॉन कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पे ही बात करेंगे। सबसे पहले कंसिस्टेंट में पहले क्या बताया था मैंने, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब कि वन सोल्यूशन ओनली, एक ही सोल्यूशन आएगा उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का, एक ही सोल्यूशन आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे, आप यूनिक क्या है ये, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो हमने वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग रखी है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल अलग होते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू कुछ भी निकल के आ सकती है। हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, इसलिए हमने इसको लिखा है। ठीक है, अब एल्जेब्रिकली सबसे पहले आप ये देखो यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या है। जो यूनिक सोल्यूशन का मतलब है, मान लो x की वैल्यू निकलती है 3, y की वैल्यू निकलती है 4। ओके, y की वैल्यू क्या निकलती है 4, और 3 एंड 4 इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन होगा, इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन होगा, बस और कुछ नहीं। 3 एंड 4 इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन होगा एंड इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन होगा। ये हम x और y के पॉइंट्स मानते हैं। आपको पता है ये चैप्टर पूरा ग्राफ पे है। ठीक है, ग्राफ पे है, फिर उसके बाद अलजेब्रा पे है, तो ग्राफ भी है यहाँ पे। ठीक है, अब एल्जेब्रिकली आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे मैं आपको बताता हूँ। आप सीधे देख के बता सकते हो कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिर्फ वन सोल्यूशन है या फिर यूनिक सोल्यूशन है, मैन सोल्यूशन। ठीक है, अब देख के बता सकते हो। सबसे पहले रेशियो लेना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आपको किसी भी इक्वेशन में ये दिख जाता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, समझ लो कि इस इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, यानी इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। ठीक है, आपको कहीं भी ये दिख जाता है तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, जैसा मैंने आपको बताया। आप ऐसे इसको पहचान लोगे। ठीक है, आपको बस ये देखना है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। एनसीईआरटी में उसके ऊपर एक्सरसाइज भी है, आप उसको करना, ट्राई करना। ठीक है, ज्योमेट्रिकली देखते हैं। ज्योमेट्रिकली बहुत सिंपल है। मान लो पहली जो इक्वेशन की बात करें, अभी पहली इक्वेशन, मान लो पहली इक्वेशन की आपने एक्स एंड वाई के पॉइंट्स फिलअप करे, फिर उसके बाद आपको एक ऐसी लाइन मिल गई। ठीक है, ऐसे ही लाइन मिलती है, पिछली क्लास में हमने करा होगा। ठीक है, मान लो ये आपकी पहली इक्वेशन की लाइन है। दूसरी इक्वेशन की लाइन आपकी मान लो ऐसे बन गई, ऐसे बन गई। ठीक है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन की लाइन हो गई। ठीक है, ये दोनों आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, यहाँ के x और y के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे x और y के लिए। यहाँ के x और y के कोऑर्डिनेट जो होंगे वही आपके सॉल्यूशंस होंगे। बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने बता दिया आपको। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है, थोड़ा सा रिवाइज के लिए मैंने यहाँ लिख दिया था। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कोई लिमिट ना हो, जितने मर्जी उतने सॉल्यूशंस निकालो। अब इसको आप एल्जेब्रिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे और ज्योमेट्रिकली कैसे। ठीक है, इसके लिए बहुत सिंपल है। एल्जेब्रिकली व्हेन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जब ये तीनों आपको इक्वल दिख जाएं, जब तीनों आपको इक्वल दिख जाएं, समझ लो कि इस पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, कोई लिमिट नहीं है सॉल्यूशन की। फॉर एग्जांपल मैं एक तो इक्वेशन आपको दिखा भी देता हूँ, 3x + 4y - 6 इज इक्वल टू 0 एंड, तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिख दी है। ठीक है, अब देखो इसको मैं रिकॉग्नाइज कर 3/6 3/6, ठीक है, इज इक्वल टू 4/8 4/8 इज इक्वल टू -6 -12। ठीक है, इसको कैंसिल करोगे 1/2 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 × 6 = 12। इसको कैंसिल करोगे 1/2 आएगा, इसको कैंसिल करोगे 1/2 आएगा, तो यहाँ पे सब 1/2 आया। यानी इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। ठीक है, ग्राफ पे से आप कैसे करेंगे उसको मैं बताता हूँ। ग्राफ पहले मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ग्राफ पे आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे मैं आपको बताता हूँ।
मान लो पहले इक्वेशन की जो लाइन बनी है वो ऐसे बन गई, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन की लाइन इसी के ऊपर कोइंसिडेंट हो गई, ठीक है। पहले इक्वेशन की लाइन और दूसरी इक्वेशन की लाइन एक दूसरे पे अगर कोइंसिडेंट हो गई तो क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन की लाइन एक इक्वेशन के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाए। देखो इसमें ज्योमेट्रिकल कली का मतलब देखो, समझो, हमें क्या करना है कि दोनों लाइन का एक ऐसा कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है, एक ऐसा कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अगर वो निकल जाएगा तो वही हमारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इनका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट तो इनफाइनाइटली, मतलब ये कभी एक दूसरे से अलग होगी क्या, ये इधर बढ़ती चली जाएगी, ये इधर बढ़ती चली जाएगी, जितने आप मर्जी उतने सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। फिर यहाँ पे भी इनका एक सॉल्यूशन निकलेगा, यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन निकलेगा, यहाँ पे भी निकलेगा, यहाँ पे भी निकलेगा, हर जगह निकलेगा, जितना लंबा आप इसको बढ़ो। ये बात थी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की। नो सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसके एक भी सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, ठीक है। कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलेगा, ठीक है। एल्जेब्रिकली आप इसको कैसे देखोगे, when a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2, बस यही पहचान है, बस यही पहचान है, ठीक है, बस यही पहचान है, ठीक है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, बस सिंपल, ठीक है। एल्जेब्रिकली आप इसको ऐसे पहचानोगे किसी भी गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। अब ज्योमेट्रिकली आप इसको कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, मैं आपको जल्दी से ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि एक इक्वेशन की जो लाइन है वो ऐसे बन गई, ठीक है, ऐसे बन गई, और उसी के बगल में एकदम पैरेलल उसके दूसरी इक्वेशन की भी लाइन बन गई, उसी के बगल एकदम पैरेलल दूसरी इक्वेशन की भी लाइन बन गई, पहले इक्वेशन की लाइन दूसरी इक्वेशन की लाइन, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई। क्या इनका कभी एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, एक कॉमन जगह पे एक दूसरे को कट करेंगी, कभी नहीं करेंगी। पैरेलल रेस आपको उसको मिलते हुए कहाँ दिखती है, ठीक है। तो ये कभी आपस में कट नहीं करेंगे, इसलिए इनका एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए ये कभी एक सोल्यूशंस नहीं देंगी, ठीक है। तो इस तरह आप ग्राफ पे इसको रिकॉग्नाइज करोगे। अगर पैरेलल हो गई तो नो सोल्यूशंस, ठीक है। अगर कोइंसिडेंट हो गई तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और अगर एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई भी अनदर क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये चैप्टर तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसके बाद भी चैप्टर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो इसको आप जल्दी से अच्छे से समझ लीजिए सर, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। अच्छे से पूरा प्रैक्टिस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।